देखिए टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके जितने रिलेशंस हैं अदर क्वांटिटी के साथ वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको सबका डिटेल डेरिवेशन नहीं चाहिए, इसलिए शॉर्ट में काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए इनर्शिया का मतलब क्या होता है। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, हम पढ़ना नहीं चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर जूता रात न चले। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूटन ने कहा था। जूता रात मतलब फोर्स, इंडिया की भाषा में उसको जूता रात कहते हैं। तो यानी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज तभी करेगी जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसी को इनर्शिया कहते हैं। ये एक प्रकार से लीनियर इनर्शिया होगी, अगर कि लीनियर मोशन के लिए अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब कोई पहिया आप रख दीजिएगा और पहिया से कहिए प्लीज रोटेट हो जाओ, प्लीज, हो जाएगा रोटेट? नहीं, उसको जरा ताकत लगा करके थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, या रोटेट करती हुई कोई चीज रुक जाती है क्योंकि उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है। तो कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के चारों रोटेट कर रही है, तो जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए तब तक उसकी रोटेशन की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया की डेफिनेशन से। ठीक है, मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कहते हैं देखो भैया ऐसा है, ये एक बॉडी, अच्छा इसको कैसे निकाला गया वो अंदर तक हम नहीं जा रहे। ठीक है, बहुत डिटेल में अंदर तक हम नहीं जा रहे कि निकाला कैसे गया, जरा समझिए, मैं बता देता हूं। हमने दो पहिए लिए सेम रेडियस के। ठीक है, एक साइकिल का पहिया लिया और एक जीप का पहिया लिया, दोनों की रेडियस सेम ले ली हमने, और हमने दोनों को धक्का मार दिया और रास्ते में एक कंकड़ लगा दिया, एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया छोटा सा। कौन सा पहिया आसानी से उस पत्थर के टुकड़े को क्रॉस कर जाएगा? जीप वाला आपका क्रॉस कर जाएगा। मतलब वो रोटेट अगर करा दिया तो दूर तक रोटेट करेगा, ऑब्स्टिकल रास्ते में है तो उसको पार करता हुआ निकल जाएगा। यानी कि इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? भाई साइकिल का पहिया तो रुक सकता है, जीप का लगातार चलता जाएगा, तो दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? जीप का। ठीक है, तो हमने देखा कि आई जो होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। समझ में आ गई बात? हमने ऐसे प्रैक्टिकली निकाला उसको। अब हमने क्या किया, दो पहिए सेम मास के ले लिए, मास सेम ले लिया हमने। एक हमने आर रेडियस का लिया, एक छोटी रेडियस का लिया, एक बड़ी रेडियस का लिया, मास सेम है दोनों का, 2r मान लेते हैं, तो जो भी है ज्यादा है कुल मिलाकर के। इसको दोनों को धक्का मार दिया और हमने दोनों में रास्ते में पत्थर का टुकड़ा लगा दिया। कौन सा आसानी से उसको क्रॉस कर जाएगा? दोनों का मास सेम है। इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। जिसका रेडियस ज्यादा है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें और एक चीज हमने देखी कि जैसे हमने जब 2 मीटर रेडियस दिया तो मैंने देखा कि सपोज करिए वो 4 मीटर जाके रुका, और जब 3 मीटर का रेडियस लिया तो देखा 9 मीटर जाके रुका। मतलब आई प्रोपोर्शनेट आर के स्क्वायर, हमने देखा कि आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आई बराबर एक कांस्टेंट लगा दिया के एम आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1 ले ली गई है, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुन में बात नहीं आई? अब इसको निकालने का तरीका क्या है जरा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके जो रिलेशंस बताएंगे वो आसानी से समझ में आपको आ जाएंगे। सावधान, हमने कहा ये एक बॉडी है, इरेगुलर शेप की हमने ले ली, कुछ भी ले लो, और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है O। सिंपल सी बात है, जब बॉडी की बात कर रहे हो तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। तो हमने कहा सपोज करिए ये m1 मास का पार्टिकल यहां पर है, m2 मास का पार्टिकल यहां पर है, m3 मास का पार्टिकल यहां पर है, m4 मास का पार्टिकल यहां पर है। इसी प्रकार से mn मास का पार्टिकल कहीं पर होगा। इनकी यहां से जो डिस्टेंसेज है वो r1 है, यहां से डिस्टेंस r2 है,
यहां से R3, इसी प्रकार से यहां से Rn है। जब किसी पार्टिकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, पार्टिकल एंड बॉडी, दो वर्ड यहां पर यूज हो रहे हैं। जब किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या होगा, मास इंटू R1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल का हो गया। दूसरे का क्या होगा, मास इंटू R2 स्क्वायर, इसी प्रकार से nth का होगा मास इंटू Rn स्क्वायर। सबको उठा के ऐड कर देंगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ निकल आएगा। समझ में ये बात? इसी को मैथमेटिकल भाषा में हम कहते हैं सिग्मा mr स्क्वायर। तो I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आर उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, जानते भी हैं। आप किसी पहिए को देखिए, ठीक है, ये पहिया मान ले मेटल का बना हुआ है। मान लेते हैं ये पहिया 5 किलो का है और ये इसका सेंटर, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके चारों ओर वो पहिया घूम रहा है। आप क्या देखोगे, 5 किलो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? नहीं, आपको ज्यादातर मास उसके बॉर्डर पे दिखाई पड़ेगा, बीच में हल्का होता है। ठीक है, अब पहिया अगर 5 किलो का, तो आप देखोगे करीब 4 किलो 700 ग्राम, 4 किलो 800 ग्राम करीब तो बॉर्डर पे होता है, 300 ग्राम बीच में तीलियां लगी होती हैं उसमें। ठीक है, यानी कि मास जितना एक्सिस से दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे ट्रेन का पहिया होता है। अब ट्रेन के पहिए में चूंकि जो तीलियां होती हैं, ये स्टोक्स जिसे कहते हैं, अब इनसे काम नहीं चलता है, तो ट्रेन का पहिया पूरा का पूरा मास का बना होता है। लेकिन अगर ध्यान से पहिए को देखोगे तो किनारे का पार्ट ज्यादा चौड़ा होता है और बीच में गड्ढे ऐसे बने होते हैं 2-3, मतलब वहां से मास गायब कर दिया जाता है कि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कहां रहे, उसके बॉर्डर पे रहे, एक्सेस से दूर रहे। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है कि ओरिएंटेशन किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित 2 थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाने में और कुछ डेरिवेशन करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि हमको डेरिवेशन नहीं करना है और उस थ्योरम को प्रूव भी नहीं करना है, तो उस थ्योरम का बस हम हल्का सा स्टेटमेंट बता देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट लिखने के पहले कुछ बातें बता दें। देखो ध्यान से, अगर ये बॉडी है, मान लेते हैं, मैं स्टेट थ्योरम नहीं लिख रहा हूं अभी, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और आप इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? बहुत सारे इसके पार्टिकल्स होंगे, नहीं होंगे? ये m1 मास का पार्टिकल होगा, ये m2 मास का पार्टिकल होगा, m3 मास का होगा, ऐसे होगा। यहां से r1 डिस्टेंस पे होगा, ये r2 डिस्टेंस पे होगा, ये r3 डिस्टेंस पे होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिग्मा mr स्क्वायर होगा, किसके रेस्पेक्ट में? उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, तो इसको हम ICM लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उसका इंडिकेशन का जो तरीका होता है वो ICM होता है। ठीक है, अच्छा, अब जरा 2 थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो पहली देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो ध्यान से, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं याद करा रहा हूं आपको, सावधान। देखो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी
का ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास तो जहां पर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये एज्यूम किया जाता है कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। और ये बॉडी इस ए बी के रेस्पेक्ट में घूम रही है, ठीक है। और आपको ए बी के रेस्पेक्ट में मतलब इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे पंखा होता है हैंड फैन। अब हैंड फैन समझ लो इसको, ये आपका कॉर्नर में उसका जो हत्था लगा होता है ऐसे घूम रही है। तो अगर ए बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो आई किसके इक्वल होता है? तो ये कह रहे हैं कि ए बी के पैरेलल एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होकर पास हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम प्लस इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। समझ में कोई बात नहीं आ गई? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the moment of inertia of the body about the parallel axis passing through center of mass ICM plus the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between these two axes MA square। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है जिसको और फार्मूले प्रूफ करने में हेल्प की जाती है। क्योंकि प्रूफ आपको नहीं करना है इसलिए इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट आ सकता है या स्टेटमेंट दे दिया हमने और हमने कहा ये कौन सी थ्योरम है तो आपने कहा ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो ये क्या होती है, ये आपने प्रूफ किया होगा इंटर में, नहीं किया है 11th में। बोले 11th की बात ना करिए, वो भूल भाल गए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है? सावधान, ये एक बॉडी है, एक प्लेन है, बॉडी ना कहिए प्लेन है, जैसे आपकी मेज है, ठीक है। इस मेज पर हमने दो एक्सिस खींची, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अगर आप कोई पार्टिकल आप ले लें, कोई पार्टिकल मान लीजिए पी पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y है, जरा समझिएगा। तो ये बताओ इस पार्टिकल का x एक्सिस दूरी कितनी है? ये x दूरी है या y दूरी है? क्या मैं कह सकता हूं x एक्सिस से इस पार्टिकल की दूरी y है और y एक्सिस से दूरी कितनी है? x है। तो अगर मैं कहूं x के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस जिसका नाम हम Ix लिख दें, तो क्या मैं mx स्क्वायर ले सकता हूं? क्यों? और अगर पार्टिकल की जगह पूरी बॉडी ले लें हम तो सिग्मा लगा दें, चलेगा? अच्छा, और उसी प्रकार से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई एक्सिस निकाले तो ये मैं उल्टा बोल गया भाई, क्या देख रही हो तुम? एक्स से दूरी इसकी वाई है भाई, तो ये सिग्मा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और वाई के रेस्पेक्ट में सिग्मा एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको आई वाई लिखेंगे, सही बात। अच्छा देखिए, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी ना। अब ऐसे बनाए कैसे हम, कहां से इसको ठोक दें? तो ये जेड एक्सिस है और जेड से दूरी मान लीजिए आर है, तो अगर जेड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे दैट ऑफ अबाउट जेड एक्सिस, दैट ऑफ अबाउट जेड एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाएगा अगर ये दूरी आर हो। अच्छा जरा इसको ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आई वाई प्लस आई एक्स है। देखो एक्स और वाई दोनों प्लेन पर थी,
लेकिन जेड एक्सिस प्लेन के इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यही आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। क्या कहती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इसका स्टेटमेंट देंगे आप, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देख रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू टू एक्सिस लाइंग ऑन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। ठीक है, तो ये दो थ्योरम इसकी हो गई। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे रिलेशन बताने जा रहा हूं, बहुत शार्ट में हम बताएंगे। ठीक है, प्रूफ इसलिए हम बताएंगे कि कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट थ्रू रिजल्ट हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता, तो मैं हल्का सा उसका डेरिवेशन बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक बात बढ़िया से बता दें आपको, जरा समझने की कोशिश करो। अगर कोई बॉडी, ये मैंने बॉडी ली, ठीक, मैं आपके साइकिल का पहिया ले रहा हूं, बोले हैं हमारे पास स्कूटी है, साइकिल पहिया, आप स्कूटी का पहिया ले रहा हूं। अब जरा देखो, स्कूटी इस एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, मैं इसका एक एक स्ट्रोक्स ले रहा हूं, तो तीली होती ना, उसमें तीली लगी होती, जो भी होती है, मैं एक ले रहा हूं। अब जरा ये देखिए, यहां पर 3 मास ले रहा हूं, ये 3 मास ले रहा हूं, ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये M3 मास है ना। यहां से, अच्छा मान लेते हैं कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ये पहिया घूम जाता है, ये तीली यहां आ जाती है, M1 मास यहां आ जाता है, M2 मास यहां आ जाता है, M3 मास यहां आ जाता है। तीनों सेम एंगल से घूम रहे, नहीं घूम रहे, यानी कि तीनों मासेस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, नहीं सेम है। अच्छा, तीनों सेम टाइम पे यहां पहुंचे हैं कि अलग अलग टाइम पे पहुंचे हैं? सेम टाइम पे होंगे, यानी अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो एंगुलर ओमेगा सेम है कि नहीं सेम है? यानी अच्छा, ये लेकिन ये वाली डिस्टेंस क्या सेम है? ये वाली ये x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस सेम है, नहीं सेम है ना। यानी अगर इस पार्टिकल का हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये मान लें x1 अपान टी, इसका x2 अपान टी मान लें, इसका x3 अपान टी मान लें, तो क्या, या छोड़िए, x1 x2 x3 अलग अलग है ना, यानी तीनों के लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तीनों को टाइम से डिवाइड किया, तीनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का एंगुलर चीज कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट न कहिए, सेम है, वही चीज हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। यानी अगर हम 30 डिग्री से घूम गए तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट 30 डिग्री से घूम गया। ठीक है, अगर हम सीधे खड़े हैं और ऐसे घूम गए तो हर एक पार्ट जिस लोकेशन पे था वो 30 डिग्री से घूम गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम टाइम पे घूमा, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो हम जब अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? जहां से कोई चीज एंगुलर आएगी। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 11th पढ़ा हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जरा समझने की कोशिश करो, हम करेंगे इसको प्रूव कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। ये पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हर प्रूफ में होने वाला है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी का एक छोटा सा मास लेंगे, स्मॉल m। ठीक है, और स्मॉल m लेकर के हम इसको अपना डिस्कस करेंगे और बाद में सिग्मा लगा देंगे, पूरी बॉडी का निकल आएगा। समझ में बात नहीं आई? अब लेकिन एक कंडीशन है कि पूरी बॉडी में ओमेगा सेम है, पूरी बॉडी का थीटा सेम है। अब देखो ध्यान से, अगर ये बॉडी की हम बात करें, इस पार्टिकल के बारे में बात करें, तो क्या इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी केवल हाफ mv² होगी? एक पार्टिकल ले रहा हूं स्मॉल m मास का। ठीक है, अच्छा यहां कोई एंगुलर चीज आई है? एंगुलर चीज कोई आई है? एंगुलर में क्या क्या आना चाहिए? या तो थीटा आ जाए, या तो ओमेगा आ जाए, या तो अल्फा आ जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए।
एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए। अच्छा, यहां कहीं एंगुलर चीज छुपी हुई है, v बराबर आर ओमेगा, तो इसको हाफ इंटू एम, इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। यानी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई, और जब पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसमें सिग्मा लगा देंगे, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझे? अब सिग्मा इसमें किस पर नहीं लगेगा? जो चीज कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा पे सिग्मा अप्लाई नहीं होगा, तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दो, हाफ बाहर कर दो, सिग्मा एम आर स्क्वायर, और सिग्मा एम आर स्क्वायर आई होता है ना, तो के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हो गया प्रूफ। जब 11th एग्जाम के लिए करेंगे तो थोड़ा लिखेंगे थ्योरी, उसमें ये पार्टिकल है, फिर अन्य पार्टिकल लेंगे, सिग्मा लगाएंगे। हम शॉर्ट में बता रहे हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? इस रिलेशन से आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। पकड़ में आ गई लॉजिक? आगे बढ़े। अच्छा, आगे और कुछ रिलेशन हम बताने जा रहे हैं। ये सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपको लगेगा ये इतना आसान, लेकिन शर्त यह है कि जिस चीज का रिलेशन हम निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखो नेक्स्ट रिलेशन हमने इसलिए हेडिंग दी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स रिलेशंस विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सब एक साथ बताएंगे, देखो ध्यान से। अब हम बताने जा रहे हैं टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ध्यान से, सावधान। यही डायग्राम है आपका बना हुआ है, ठीक है? मैं रफली ऐसे बना भी देता हूं। ये पार्टिकल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक छोटा सा ये बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का है जो यहां से आर डिस्टेंस पर है। एक पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक? अगर ये किसी एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है तो इस पार्टिकल का जो टाउ1 होगा वो एफ इंटू आर होगा। यहां कोई एंगुलर चीज आ गई है क्या? नहीं आई ना, तो एफ को एम इंटू ए इंटू आर होगा। यहां कोई एंगुलर चीज आई है क्या? ये एंगुलर तुम्हें दिख रहा है, हमने ये देखा चेंज कर ली। यहां एंगुलर कोई चीज आई है क्या? ये बताइए। चेंज तो करेंगे। यानी आपको जब तक थीटा ना आ जाए, जब तक ओमेगा ना आ जाए, जब तक अल्फा ना आ जाए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी का सेम होता है, हर एक पार्टिकल का सेम होगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? हमने ए बराबर आर अल्फा होता है, तो एम इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां एंगुलर चीज आ गई। अब अगर हम पूरी बॉडी का टाउ निकालेंगे तो इसमें सिग्मा लगा देंगे, एम अल्फा इंटू आर स्क्वायर। ये सिग्मा किस पर नहीं लगेगा? अल्फा पर नहीं लगेगा, तो अल्फा को बाहर कर दो और सिग्मा एम आर स्क्वायर लिख दो, और ये आई होता है टाउ बराबर आई अल्फा। हो गया प्रूफ। ये प्रूफ हमने इंटर लेवल पे भी इसको कर सकते हैं। आप 11th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, उसको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है? अब जरा एक चीज और देख लो, इसी में नोटिंग लगा देते हैं। टाउ बराबर आई, छोड़िए अभी इसको बाद में बताएंगे, जरूरत पड़ेगी ना इसकी। हो गया। अब आगे आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी पहले एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से उसका रिलेशन निकालो, ठीक है? अब देखो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं, हमने फॉर्मूला नहीं पूछा है, डेफिनेशन पूछी है। द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट एनी एक्सिस, यही होती है ना। यानी कि हम ये पार्टिकल बोला हमने, बॉडी नहीं बोला है। इस पार्टिकल का अगर लीनियर मोमेंटम p है तो हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, इसी को हम एंगुलर मोमेंटम L कहते हैं या J कहते हैं, जो भी आपको सही कह रहा हूं ना मैं। तो डेफिनेशन तो हो गई, काम खत्म।
अब क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करना है, तो उसके लिए सिग्मा एम आर स्क्वायर चाहिए। किसी पार्टिकल का निकाल रहा हूं L1, किसी पार्टिकल का निकाल रहा हूं, बॉडी का पूरे नहीं निकाल रहा हूं। जब पूरी बॉडी का निकालूंगा तो सिग्मा लगा दूंगा। लेकिन कोई लीनियर चीज यहां लेके आओ, एंगुलर चीज, P बराबर mv होता है ना इंटू आर। क्या यहां कोई लीनियर चीज है? सॉरी, क्या बोल रहा हूं, एंगुलर चीज नहीं है ना। लेकिन v को आर ओमेगा ले सकते हैं, तो L1 बराबर m इंटू आर ओमेगा करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पूरी बॉडी का L निकालोगे तो इसमें सिग्मा लगा दोगे। क्यों? ये सिग्मा ओमेगा पे नहीं लगेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर, सिग्मा एम आर स्क्वायर, और ये आई होता है L बराबर आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ वो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं जिससे आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। L बराबर आई ओमेगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए आप, हम कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले प्रूफ कर रहे थे टाउ बराबर आई अल्फा, यही कर रहे थे ना। मतलब टाउ बराबर आई, अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी ओमेगा बाई डी होता है ना। और एल बराबर आई ओमेगा आपने लिखा है, तो अगर यहां पर डीएल बाई डी करें तो आएगा आई इंटू डी ओमेगा बाई डी। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पर अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकाले यही तो आएगा ना। अब अगर दोनों इक्वेशंस को देखो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है? तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टाउ बराबर डीएल बाई डी होगा? तो टाउ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत नई चीज नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है लीनियर मोमेंटम इज रेट, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो जब लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कर दोगे तो ये आपका टार्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर टाउ को जीरो कर दें, इफ टाउ बराबर जीरो होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि डीएल बाई डी की वैल्यू जीरो होगी? अच्छा, डीएल बाई डी जीरो होगा तो डीएल भी जीरो होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं एल इज कांस्टेंट? यही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्या हुआ कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ में आ गई बात? तो ये मेन ये है प्रूफ, ठीक है। इसको एक चीज और देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बहुत बनता है। आपने क्या कहा कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन बॉडी, तो आपने कहा एल कांस्टेंट है, एल बराबर आई ओमेगा होता है ना। तो आप कह रहे हो आई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो आई ओमेगा इज कांस्टेंट मतलब आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ध्यान से, आपने एक आध न्यूमेरिकल भी किए होंगे कि कोई व्यक्ति किसी स्टूल पे बैठ करके कोई ऐसे घूम रहा है और उसने अपने हाथ फैला रखे हैं और हाथ को सिकोड़ दिया उसने, तो उसका रोटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टूल पे आप खड़े हुए हैं और आप, अरे स्टूल पे मत खड़े हो, मतलब जमीन पे खड़े हो जाओ, जमीन पे खड़े हुए हैं और आप ऐसे घूम रहे हैं, तो आपके पास ओमेगा है, आपके पास मास है, आपने हाथ फैला दिया है, यानी कि आपने मास को दूर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो आपके पास आई है, तो आई हो गया आपका m1 r1 m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। अब क्या हुआ कि आपने अपने हाथ को सिकोड़ दिया, r कम कर दिया ना, तो आपने I2, पहले I1 लिख दो, अच्छा पहले I1 था, अब आपने I2 कर दिया, आधा कर दिया, तो ओमेगा 2 होना चाहिए।
ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए ना। अब आपने R कम किया है तो I2 कम हो गया है ना, I2 डिक्रीज हो गया है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई सेम हो, I2 कम कर रहे हो, तो ω2 बढ़ना नहीं चाहिए भाई, ये रिजल्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर I1 की वैल्यू I2 हुई और I1 कम हो गया है तो ω बढ़ेगा नहीं, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर मान लीजिए ये 5 है मल्टीप्लाई, ये 7 है, अब आप यहां पर 5/2 कर दिया तो ये 14 हो जाना चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। जैसे वो कहते हैं कि पृथ्वी है अपने एक्स के चारों ओर घूम रही है, अगर पृथ्वी स्विंग करके आधी हो जाए रेडियस तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वही I1 ω1 बराबर I2 ω2, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो I1 हो गया m1 r1 स्क्वायर, ω1 हो गया 2π/T1, I2 हो गया, देखो m तो यही रहेगा, बॉडी का मास थोड़ी चेंज हुआ है। R को कर दिया आपने r1/2 का स्क्वायर इंटू 2π/T2। तो अब देखिए m कट जाएगा, r1 कट जाएगा, T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। अगर इसको खोलेंगे तो m कट जाएगा, r1 स्क्वायर इंटू 2π/T1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई 4 इंटू 2π/T2। r2 स्क्वायर कट गया, r सेम हो r1 स्क्वायर, 2π कट गया तो 4T2 इज इक्वल टू T1, T2 इज इक्वल टू T1/4। मतलब टाइम पीरियड पहले का 1/4 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आया न्यूमेरिकल का। इस पर न्यूमेरिकल बहुत 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 बनते हैं मतलब बनते हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर ना, गोताखोर जो तैरते हैं, तो देखा होगा वो पहले अपने आप को जब उसमें ले जाते हैं तो पहले आपको घुमाते हैं और घुमाने में अपने आप को सिकोड़ते हैं वो ऐसे। ठीक है, सिकोड़ने में क्या होता है कि वो अपना क्या कम कर लेते हैं, आई कम कर लेते हैं। आई कम करते हैं तो ओमेगा बढ़ जाता है। जिम्नास्टिक में देखा होगा ज्यादा चाइनीज लड़कियां दिखाई पड़ती है, वो ऐसे ऐसे घूमती हैं, घूमते घूमते अपने आप को सिकोड़ लेती है, बहुत तेज घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे कर लूं घूमना शुरू कर दूंगा, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, पता लगा भाई पढ़ा ऐसे कर दिए घूमे नहीं, लड़कों ने कहा ये क्या हो रहा, तो आप तो घूमे नहीं, वो उसकी प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। अब कुछ अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, वो हमें भी याद नहीं है। हमें इसलिए नहीं याद है कि हम काहे याद करें। अब 50 साल की उम्र में 50 नहीं, थोड़ा नहीं, तुम्हारे पास लिखे हैं वो अच्छी बात है, वो लिखे रहिए, लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। तो मैं बता देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी बॉडी की आपकी किताबें लिखे होंगे, लिखे है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस है, अबाउट डायमीटर है। ठीक है, अबाउट टेंजेंट है, मतलब एक रिंग है इस प्रकार से, वो टेंजेंट के अलावा भी घूम सकती है ना, ऐसे जैसे गोल पंखा होता है ऐसे घूमते। तो अलग अलग एक्सिस, अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। इसके फार्मूले आपको प्रूफ नहीं करने, ठीक है, लेकिन इसको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। हमें नहीं याद करना है भाई, हमें कोई कंपटीशन तो देना नहीं, हमारे सामने बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, बुक पलट ली, हमने देख लिया, क्या है इनमें मेमोरी में रखिए, कितना मेमोरी रखिए, समझ में आ गई बात। ठीक है, मैं यहां पर बोर्ड में लिख नहीं रहा हूं, आपके सामने सब है, इसको कर लीजिएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशंस हैं, ये कंसेप्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कोई देखने कोई दिक्कत तो कोई चीज नहीं है, नहीं है। ठीक, ओके।